बेथ बचने के लिए अपना खतरनाक फेमिनिस्ट ठेंगा इस्तेमाल करके क्राउली की आंख फाड़ देती है और जैक क्रैकर बेथ को बचा लेता है, उसको अपनी बोट पे डालता है और अपने कॉटेज तक ले जाता है। वो बेथ को बोलता है मैंने तो तुम लोगों को बहुत रोका था, लेकिन तुम लोगों को शौक होता है कि किसी की बात ना मानो और स्वैम्प में जाओ, और हर साल कितने लोग इसी तरह स्वैम्प में जाते हैं और मर जाते हैं। वो बेथ को अपना सूसू वाला कंटेनर देता है पीने के लिए। बेथ उसे पकड़ लेती है, उसको पता नहीं होता कि अंदर असल में क्या है, और वो बेथ को पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आई थी और तुम्हारे साथ लोग क्यों गए। बेथ उन सबको बताती है कि हमें रेवरेंड ज़ॉम्बी ने ये ट्रिप ऑफ़र की थी और हम इसलिए आए थे कि यहाँ पे स्वैम्प देख सकें, लेकिन मैं इसलिए आई थी कि मैंने अपने बाप और अपने भाई को खो दिया है। मैं उन्हें ढूंढना चाहती थी लेकिन वो दोनों मर चुके हैं और ये चीज़ मैं देख ली है। बेथ के फादर का पूरा नाम सुनते ही जैक क्रैकर अपनी गन उठा लेता है और बेथ को बोलता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, तुम डंस्टन की बेटी हो, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। बेथ को वहाँ से भगा के वो शपीरो का मूवी कैमरे वाला बैग खोलता है, उसमें से कैमरा निकालता है जिसमें कई सारी औरतों की वीडियोस थी, उन्हें देखता है और वहाँ पे अचानक से थोड़ी सी आवाज़ होती है जिससे जैक क्रैकर समझ गया था क्राउली आप पहुंच गया है। वो अपनी गन उठा के पलटता है तो क्राउली उसके पेट में हाथ डालता है, उसकी इंटेस्टाइन से उसको अपनी तरफ खींचता है, उस इंटेस्टाइन से ही उसके गले के पास रैप करके उसकी गर्दन उड़ा देता है। मैरी बेथ जैक क्रैकर के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है अपने बाप की सच्चाई जानने के लिए। रेवरेंड ज़ॉम्बी उसे अंदर बुलाता है, वो उसको बोलती है मुझे सारी स्टोरी सच सच बता दो, तो रेवरेंड ज़ॉम्बी उसको बताना शुरू करता है। थॉमस क्राउली, विक्टर क्राउली के फादर, दरअसल उसको इसीलिए नहीं छुपाते थे कि वो डिफॉर्म था, बल्कि इसीलिए छुपाते थे कि वो उनकी वाइफ शैनन जब बीमार थी उनका दूसरी औरत लीना के साथ एक अफेयर होया था जिसकी वजह से विक्टर क्राउली पैदा हुआ था। शैनन को स्टोमिक कैंसर था जब लीना और थॉमस क्राउली अफेयर चला रहे थे। लीना आउट ऑफ वेडलॉक प्रेग्नेंट थी और शैनन के मरने का इंतज़ार कर रही थी। शैनन अचानक एक दिन सब कुछ देख लेती है और लीना के पेट पे हाथ रख के उसको कर्स करती है, जिसके नतीजे में विक्टर क्राउली पैदा होता है जो कि बिल्कुल डिफॉर्म था। कर्स करते ही शैनन बेड पे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। कहते हैं कि जिस दिन विक्टर क्राउली पैदा हुआ स्वैम्प बिल्कुल ही खामोश था, ना चिड़िया बोल रही थी ना ही कोई जानवर। लीना और थॉमस दुनिया से छुपाने के लिए अपने बच्चे को घर पे ही पैदा करते हैं। बच्चा बाहर आता है तो लीना थॉमस से बोलती है मुझे दिखाओ। बच्चा इतना खौफनाक था कि लीना देखते ही नीचे गिरती है, उसका मुंह डींगा हो जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, जो कि थॉमस के लिए एक और बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था। थॉमस ने ये सब कुछ अपने गुनाहों की सज़ा समझ के कबूल कर लिया था और वो अपने बेटे को एक्सेप्ट करके एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था। जब एक रात बेथ के फादर डंस्टन उन 3 बच्चों में से एक उसके घर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर पटाखे फेंकते हैं जिनसे आग लग जाती है और विक्टर की मौत हो जाती है। थॉमस कई बार डंस्टन्स के घर गया गन लेके, लेकिन वो उनको मार नहीं सका क्योंकि वो भी सिर्फ बच्चे ही थे। कुछ लोग गेटर हंटिंग के लिए दोबारा स्वैम्प तक पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्राउली उनकी बतीसी उतार देता है, उनका फेस काट देता है और उनके अंदर रॉड डाल के उन सबको मार देता है। अब मैरी बेथ को समझ आ गई थी कि आखिर सैमसन डंस्टन उसके फादर से क्या गलती हो गई है। रेवरेंड ज़ॉम्बी उसको बोलता है कि बेटा अब जब उनकी डेथ हो गई है तो तुम सब कुछ भूल जाओ, मूव ऑन और दोबारा उस स्वैम्प में मत जाना। लेकिन मैरी बेथ बोलती है कि मैं उनकी लाश को वहाँ पर नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उनकी लाश को वापस लाऊँ और एक प्रॉपर फ्यूनरल करके उनको दफना दूँ। वो बहुत रोती है और रेवरेंड ज़ॉम्बी से बोलती है प्लीज़ हेल्प मी। रेवरेंड उसको कहता है कि तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हो, कि अब भी तुम वहाँ पर जाना चाहती हो। कहती है यस मैं किसी हाल में भी जाऊँगी, लेकिन रेवरेंड बोलता है कि बेटा ये गलती मत करो। वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और बोलती है मैं पुलिस को बता दूँगी कि तुम एक इलीगल स्वैम्प टूर ऑर्गेनाइज करते हो। ये सुन के रेवरेंड कुछ सोचता है और बोलता है कि ठीक है मैं जाऊँगा और तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम रात को दोबारा आना, जब तक मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ और रात को हम सब मिल के वहाँ पर जाएंगे।
रेवरन आवाज़ देता है जस्टिन को, जो कि शेन टूर गाइड जो रात को इनको बोट पे लेके गया था उसका ट्विन ब्रदर था। वो उसको एक नाम लिख के देता है पेपर पे और उसको बोलता है इस आदमी को लेके आओ। मैरी बेथ अपने घर जाके नहा रही होती है और अपने ऊपर से स्वाम्प की सारी गंदगी हटा रही थी। जब उसको नीचे से घर में कुछ आवाज़ आती है, वो पास पड़ी हुई गन उठा लेती है और आवाज़ देती है कौन है। तो आवाज़ आती है अंकल बॉब। अंकल बॉब उससे मिलने आए थे क्योंकि उसने अंकल बॉब को कॉल की थी। वो अंकल बॉब को बताती है कि उसके फादर पाउल की डेथ हो गई है और उसके ब्रदर की भी, और वो उनकी बॉडीज़ को लेने स्वाम्प जा रही है। अंकल बॉब ये सुन के बहुत नाराज़ होते हैं और उसको बोलते हैं यंग लड़की, मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ तुम मेरी बात सुनो, तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगी। लेकिन वो अंकल बॉब को बोलती है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और औरत कार्ड खेलती है, रोती है, जिससे अंकल बॉब मान जाते हैं। अंकल बॉब बाहर जा रहे होते हैं और उससे बोलते हैं प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगी। वो बोलती है ठीक है, लेकिन वो साथ ही अपना प्रॉमिस तोड़ देती है और रेवरन ज़ॉम्बी के पास चली जाती है। वहाँ पर उसके बताए हुए सारे लोगों को जस्टिन लेके आ चुका था। यहाँ आती है एवरी, जिससे जस्टिन नंबर मांगता है, लेकिन वो उसको कोई घास नहीं डालती और जाके क्लेटन के पास बैठ जाती है जो कि उसका एक्स है। क्लेटन उससे बोलता है मेरी जान छोड़ दो, मैं शादी कर रहा हूँ जल्दी। ट्रेंट सुन के एवरी को बोलता है मैं सिंगल हूँ। जब जस्टिन सारों को बोलता है कि रेवरन ज़ॉम्बी आ गए हैं और वो आप सबको बताएंगे कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। रेवरन सबको बताता है कि स्वाम्प में बहुत ज़्यादा गेटर्स हैं, ये टाउन गेटर हंटिंग से ही अपनी सारे पैसे कमाता है, तो हम लोग उस स्वाम्प को क्यों खाली छोड़ें, इसमें तुम सबका फ़ायदा है। मैं तुम लोगों को $500 दूंगा मेरी बोट वापस लेके आने के लिए। सब कहते हैं एक बोट वापस लाने के लिए तुम $500 क्यों दे रहे हो। तो वो कहता है कि सिर्फ एक बोट नहीं वापस लानी, हम लोग क्राउली को मारेंगे। ये सुन के वहाँ से आधे से ज़्यादा लोग उठ के चले जाते हैं, लेकिन ट्रेंट को रेवरन रोक लेता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें $5000 दूंगा अगर तुम क्राउली का सर लाओगे तो। कल बॉब मैरी बेथ को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाते हैं और रेवरन को बोलते हैं तुम एक ढोंगी हो और फ्रॉडिये हो, मैं सिर्फ बेथ के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो बेथ को बोलते हैं कि बेटे अगर इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। जिन लोगों को विक्टर क्राउली के बारे में कुछ नहीं पता वो अभी भी यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन जो इस टाउन के लोग थे जो जानते थे कि वो कौन है, वो सब अपनी जान छुड़ा के यहाँ से चले गए थे। 2 शिप्स हनी आइलैंड स्वाम्प के लिए निकलती हैं। सब लोग यहाँ पर ग्रेटर्स और क्रोकोडाइल्स की तादाद देख के बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है, वाकई में ये जगह एक गोल्ड माइन है। मैरी बेथ की बताई हुई जगह तक पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी हुई थी। सब लोग बोट से नीचे उतरते हैं स्वाम्प में और डिसाइड करते हैं कि हम 2-2 का ग्रुप बना के स्प्लिट हो जाते हैं ताकि हम अपना काम जल्दी कर सकें, बोट ढूंढ सकें और मैरी बेथ के बाप और भाई की लाश को। रेवरन आइडिया को अप्रूव करता है और यहाँ पर सारे लोग 2 का ग्रुप बना के स्प्लिट हो जाते हैं। 2 हंटर्स क्रोकोडाइल हंट कर रहे होते हैं पैसे के लिए, जब अचानक क्राउली एक के ऊपर जंप करता है और उसके मुंह पे हैचेट उल्टा मार मार के उसका मुंह ही तोड़ देता है। दूसरे का मुंह बोट के फैन के ऊपर रख के क्राउली पूरा फिसका देता है। जस्टिन रेवरन से पूछता है कि अगर क्राउली एक गोस्ट है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तो वो बताता है कि मैरी बेथ सैमसन की बेटी है और जब मैं मैरी बेथ को विक्टर क्राउली को दे दूंगा तो ये कर्स रुक जाएगा और ये स्वाम्प मेरा हो जाएगा। यहाँ जस्टिन को समझ आती है कि दरअसल रेवरन मैरी बेथ को यहाँ इसलिए लाया है ताकि उसको सैक्रिफाइस कर सके। एवरी अपने एक्स के साथ यहाँ पर बैठ के पुराने वक्त को याद कर रही थी। वो उसे मना कर रहा होता है, एवरी बोलती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो वो मान जाता है। यहाँ आ जाता है क्राउली जो उसके स्वाम्प में गंदगी फैलाने की वजह से उसका सर उतार देता है और एवरी को लेग्स के बीच में एक्स मार के काट देता है। मैरी बेथ क्राउली के घर तक पहुंच गई थी, लेकिन आज यहाँ पर उसके बाप और भाई की लाशें नहीं थीं। ये देखकर वो रोने लग जाती है। जस्टिन को एवरी की चीखने की आवाज़ें आती हैं तो वो सबको बोलता है चलो यहाँ से हम भाग जाते हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। सब घर के अंदर चले जाते हैं और डोर बंद कर देते हैं ताकि क्राउली घर के अंदर ना आ सके। जस्टिन रेवरन को बोलता है कि अब जब हम घर तक पहुंच ही गए हैं क्राउली के, तो मुझे बोट की चाबियां दे दो, मैं यहाँ से जाके बोट स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर सबको चीखों की आवाज़ आती है तो जस्टिन अंदर ही रुकने के बारे में सोचता है।
बाहर 2 हंटर्स थे जिनको क्राउली लेग्स के बीच में चेन सॉ से काट रहा था और इसकी वजह से उनकी चीखों की आवाज़ उन्हें शेड के अंदर सुनाई दे रही थी। जस्टिन बोलता है, मैं सिर्फ अपने भाई शॉन को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मैरी बेथ उसे बताती है कि उसकी तो डेथ हो गई है। वो यहाँ पर रेवरेंड से लड़ने लग जाता है क्योंकि रेवरेंड ने उसको झूठ बोला था, लेकिन वो ज़्यादा देर लड़ाई नहीं कर पाते क्योंकि बाहर लोगों की चीखने की आवाज़ आ रही थी। अंकल बेन मैरी और जस्टिन को बोलते हैं, साथ वाले रूम में चले जाओ और डोर को लॉक कर लो। वहाँ पर जस्टिन मैरी को बताता है कि रेवरेंड तुम्हें और तुम्हारे अंकल को सैक्रिफाइस करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे अंकल दरअसल सैमसन डनस्टिन है, तुम्हारे फादर, जिन्होंने क्राउली के घर को आग लगाई थी। और तुम दोनों को यहाँ सैक्रिफाइस करने के बाद ये स्वैम्प रेवरेंड ज़ॉम्बी का हो जाएगा। बेथ ये सुन के अपने अंकल के पास भागती है और जस्टिन यहाँ पर कबर्ड के अंदर छुप जाता है। कबर्ड के अंदर क्राउली उसके साथ ही खड़ा हुआ था, उसकी कमर में हैचेट मारता है और उसके दिमाग को ग्राइंड कर देता है। रूम का डोर तोड़ के वो मैरी बेथ को उठा के दीवार पे मारता है और ट्रेंट के साथ काफ़ी लड़ाई करता है। अंकल बेन कमज़ोर थे, वो नीचे गिर जाते हैं। रेवरेंड ज़ॉम्बी मैरी बेथ को पकड़ के घर से बाहर भाग जाता है और डोर लॉक कर देता है। क्राउली ट्रेंट का फेस टेबल पे रखता है और उस पर एक बूट मारता है जिससे उसके फेस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर क्राउली आता है अंकल बेन के पास और उनके छीछड़े उड़ा देता है। रेवरेंड को लगता है अब क्राउली का कर्ज ख़त्म हो गया है क्योंकि उसने बदला ले लिया है, लेकिन यहाँ मैरी बेथ रेवरेंड को बताती है कि अंकल बेन तो दरअसल उसके असल चाचू हैं ही नहीं, वो तो सिर्फ उसके मुंह बोले अंकल हैं, और जो उसके असल चाचू हैं वो तो कई साल पहले लुकीमिया से मर गए। रेवरेंड को अब ये बात समझ आती है कि क्राउली का कर्ज ख़त्म नहीं होया। क्राउली शेड फाड़ के बाहर आता है और रेवरेंड को मारने के लिए उसके हाथ में वही एक्स थी। वो रेवरेंड ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े कर देता है, उसकी कमर की हड्डी से उसको खींच के उसकी खाल अलहदा कर देता है। मैरी बेथ पीछे से आके हैचेट से उसके मुंह को बहुत ज़्यादा मारती है और गन से उसका फेस उड़ा देती है।